हेलो स्टूडेंट, मैं एकता आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस लेसन में हम क्लास 8 उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की क्लास 8 की यहाँ पर पहला चैप्टर देखें, जिसमें है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। तो यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से यूरोपीय शक्ति भारत में आते हैं और उन्होंने किस प्रकार से अपना डेरा यहाँ पर जमाते हैं। तो सबसे पहले देखें तो प्राचीन काल से ही भारत का विदेशियों के साथ संपर्क रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तरवर्ती मुगलों के बाद ही यूरोपीय शक्तियों से या विदेशियों से संपर्क रहा है। हम प्राचीन काल से ही भारत का विदेशियों के साथ संपर्क रहा है। 16वीं शताब्दी से भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत पर आना प्रारंभ कर दिया, जिसमें पुर्तगाली हो गए, डच हो गए, फ्रांसीसी हो गए और ब्रिटिश प्रमुख थे। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। पहला मार्ग कौन सा था? फारस की खाड़ी होता हुआ समुद्री मार्ग था। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जेनेवा था। दूसरा देखें तो लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहां समुद्र द्वारा वेनिस और जेनेवा को जाया जा सकता था। तीसरा है मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप के लिए जाया जाता था। तो यहाँ पर कुछ मैप है, इस तरह से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी आ सकते हैं। तो ये कुछ जो हैं वो यहाँ पर ये है फारस की खाड़ी, तो यहाँ से होते हुए भी व्यापार होता था और इस तरफ से भी होता था। और ये अफ्रीका के पूरा अफ्रीका जो है यहाँ से होते हुए भी व्यापार के लिए रास्ता जाता था। तो ये कुछ मैप है। ये देखिए यहाँ पर जेनेवा है, वेनिस है और यहाँ फारस की खाड़ी है, लाल सागर ये है, भूमध्य सागर ये है और भारत से रेशम, मलमल, नील, चावल, बारूद, मसाले, सूती कपड़े, नारियल, चीनी, हीरा आदि का क्या होता था? यहाँ से व्यापार होता था। और जो यहाँ पर है मलक्का से कौन कौन सी चीज़ें होती थी? तो दालचीनी हो गई, टिन हो गई, लकड़ी हो गई, काली मिर्च हो गई और अन्य मसाले। तो मलक्का से ये सारी चीज़ें जाया करती थी यूरोपीय कंट्री में। आगे देखते हैं। इस प्रकार यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए वेनिस और जेनेवा भी हमने देखा था। वेनिस और जेनेवा कहाँ है? तो वेनिस और जेनेवा प्रमुख केंद्र हुआ करते थे उस समय। इटली ने भारत की प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर अपना एक अधिकार जमाए रखने के लिए यूरोप की शक्तियों की व्यापार में हिस्सेदारी को रोक दिया था। 15वीं शताब्दी में कुस्तुतुनिया 15वीं शताब्दी यानी 1453 ईस्वी में कुस्तुतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार के माध्यमों को बंद कर दिया। कुस्तुतुनिया नगर जो है व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था, अतः व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुतुनिया नगर पार करना ही पड़ता था। लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य व्यापार को बहुत क्या लगता है? धक्का लगता है। समुद्री मार्ग की खोज करें तो अब जो है यूरोप वासियों ने व्यापार के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करना प्रारंभ कर दिया। इन जगहों की खोज मात्र संभावनाओं के आधार पर ही थी, इसलिए कुछ नाविकों ने यूरोप के उभरते राज्यों के महत्वाकांक्षी राजाओं व रानियों को धर्म और यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर क्या लिखा है कि सपने दिखाई देते हैं। धन जो है राज्य, ध्वज है, यहाँ पर ध्वज है। तो धन जो है राज्य की आमदनी के लिए खजाना इकट्ठा करना है। कीमती धातु, सोना, चांदी आदि व मसालों के फायदेमंद व्यापार कर एकत्रित करने की संभावना थी। धर्म जो है ईसाई धर्म का दूर दराज तक क्या करना है? प्रसार करना है। ध्वज जो है यूरोप के राष्ट्रों का झंडा दूर दूर के उपनिवेश पर फहराए, जिससे उसका साम्राज्य बढ़ेगा। यूरोप के राजाओं ने इन नाविकों की समुद्री यात्राओं का खर्चा वहन किया। इसके नाविकों ने कुतुब नुमा की सहायता से रास्तों की खोज में लंबी
लंबी समुद्री यात्राएं की। कुतुबनुमा के द्वारा दिशाओं का ज्ञान होता था। भारत की खोज में निकले स्पेन निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तथा पुर्तगाली निवासी जो है वास्को डी गामा अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी समुद्र तट के कालीकट बंदरगाह 1498 ईस्वी तक पहुंच गया। अब पुर्तगालियों को हिंद महासागर होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का नया जल मार्ग मिल गया। अब यूरोप और भारत के मध्य व्यापार जो है पुनः आरंभ हो जाता है। तो ये कुतुब नुमा है जिसके माध्यम से दिशा कि ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है, इससे पता चलता था। आगे देखते हैं यूरोपीय व्यापार देखते हैं। तो यूरोपियों ने हिंद महासागर के मध्य से होने वाले व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया। वे सोना चांदी लाते और हमारे देश से सूती रेशमी कपड़े और विभिन्न मसाले ले जाते और बहुत मुनाफा कमाते थे। पुर्तगाल की मजबूत नौसेना के कारण हिंद महासागर से कोई दूसरा देश पुर्तगाल की इजाज़त के बिना अपना जहाज नहीं ले जा सकता था। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापारी भारत आने लगे थे। भारत में यूरोपीय व्यापारियों की होड़ सी लग गई थी। तो यहाँ पर व्यापार के व्यापार के लिए धन, लंबी यात्रा करने वाले जहाज तथा नाविक तीनों साधनों का बहुत ही महत्व था। इन साधनों को प्राप्त करने के लिए कुछ अमीर यूरोपीय व्यापारियों ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ही 1600 से लेकर 1670 ईस्वी के बीच जो है व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। व्यापारिक कंपनियों का अर्थ है कि व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी शेयर होती थी। सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते थे। लगाई गई पूंजी के अनुपात में व्यापार से प्राप्त मुनाफे को आपस में बांट लेते थे। हॉलैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। आज भी निजी कंपनियां इसी प्रकार जो पूंजी है इकट्ठा करती है। तो ये एक क्रम है जो एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, अंग्रेज़ जो है 1600 ईस्वी में, डच जो है 1602 में, फ्रांसीसी जो है 1664 में। तो फ्रांसीसी सबसे बाद में आते हैं। सबसे पहले कौन आते हैं? तो पुर्तगाली आते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे पहले कौन सी यूरोपियन कंपनी भारत में आई थी? तो पुर्तगाली, और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी। आगे है भारत में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापार करने आए। उन्होंने पश्चिमी समुद्र तट पर गोवा, दमन द्वीप में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। विदेशी कंपनियों के इन व्यापारिक केंद्रों को कोठी या फैक्ट्री कहा जाता था। तो यहाँ पर क्या है? फोर्ट विलियम कोलकाता है और यहाँ पर एक व्यापारिक केंद्र जो है वो स्थापित किया गया। आगे देखते हैं फैक्ट्री या कोठी की बात करें तो फैक्ट्री शब्द का प्रयोग व्यापारिक केंद्रों में स्थापित कार्यालय अथवा कोठी से है। फैक्टर शब्द का अर्थ जो है एजेंट है। कंपनियों की ओर से कार्य करने वाले व्यापारी एजेंट जिस कोठी में कार्य करते थे उसे फैक्ट्री कहा जाता था। यूरोपियों की बस्तियों के लिए भी सैनिक रखे जाते थे। कोठियों की रक्षा जो है किलों की तरह होती थी और इन किलों की सुरक्षा के लिए यूरोपीय व्यापारियों के सशस्त्र सैनिक तैनात रहते थे। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस के व्यापारी जल के रास्ते भारत आने लगे। इस समय तक हिंदुस्तान के तो किसी भी शासक ने नौसेना तैयार करने की बात सोची तक नहीं। हॉलैंड निवासियों ने जो डच कहलाते थे कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम तथा चिनसुरा में व्यापारिक केंद्र खोले। फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टनम, पांडिचेरी, चंद्रनगर, माही स्थानों में अपने व्यापार के मुख्य केंद्र बनाए। अंग्रेजों ने अपने को केवल समुद्री तट पर ही सीमित रखा, बल्कि सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, भड़ोच, पटना, कासिम बाजार स्थानों पर व्यापारिक केंद्र बनाए। भारत में यूरोप के सभी देशों के व्यापारी पुर्तगालियों के हाथ से व्यापार छीनने की होड़ में लगे रहते थे। उनकी कोशिश रहती थी कि वे भारत में कम से कम कीमत देकर सामान खरीद सकें, फिर वे इस सामान को
यूरोप में अधिक से अधिक दाम पर बेचकर खूब मुनाफा कमा सके। उन्होंने पाया कि सूरत जो है मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम जैसे बड़े व्यापारियों पर जो सामान व्यापारियों द्वारा बिकने लाया जाता था वह महंगा मिलता था, इसलिए यूरोप के व्यापारी गांव-गांव में अपना आदमी या एजेंट भेजकर सीधे कारीगरों से माल खरीदने की कोशिश में रहते ताकि सस्ता माल मिले। समय के साथ पुर्तगाली नौसेना और किलों की ताकत अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी से कई मुकाबलों के कारण कमजोर पड़ गई। कुछ समय तक किसी एक का भारत के व्यापार पर अधिकार नहीं जम सका। आगे है यहाँ पर कि विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ कमाने के लिए साम दाम दंड भेद के तरीके अपनाए। तो यहाँ पर है कि उन्होंने बादशाहों और राजाओं के पास अपने अपने प्रतिनिधि या दूत भेजे और भारत में खुलकर व्यापार करने की इजाज़त मांगी। अनुमति प्राप्त करने के लिए वे खुशामद भी किया करते थे। फलस्वरूप राजाओं ने अधिकार पत्र या फरमान जारी किए। दूसरा है कि व्यापारियों के दूतों ने कुछ करों को न देने की छूट भी मांगी। इसके बदले में उन्होंने बादशाहों और राजाओं को क्या की, नवीन वस्तुएं भेंट की। जैसे जहांगीर को उन्होंने चश्मा भेंट किया था। इसके अलावा वो बहुत ही, जब वो दरबार में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छी फारसी बोलते हैं, तो उनको जो दूत जाता है उसको इंग्लिश खां की उपाधि दे देता है जहांगीर। तो ये सब खुशामदी उन्होंने किया, बहुत मतलब खुश करने का प्रयास किया, चाहे वो गिफ्ट हो या फिर अपनी जो लैंग्वेज है उसको चेंज करके, ताकि जो है यहाँ का शासक जो है प्रसन्न हो गए, हमें जो है किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई छूट हमें दे दे। आगे है मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस, जो कि मैंने अभी पहले बताया कि 1608 में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था। इसके बाद सर टॉमस रो आते हैं 1615 में, और जहांगीर के दरबार में गया। तब उसे मुगल जहांगीर के दरबार की शान और शौकत देखी तो वह उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने सम्राट को अंग्रेजी दस्ताने मतलब ग्लव्स जो है भेंट किए, और इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाने वाली बग्गी भी दी, ग्लव्स भी दिए, और जिससे क्या हो गए, जहांगीर प्रसन्न हो जाते हैं। आगे देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, कुछ यहाँ पर मैप के द्वारा दिखाए गए कि अंग्रेजी बस्तियों के लिए पॉइंट कर रखा है, तो यहाँ पे हमें पॉइंट भी दिखाई देते हैं यहाँ पर, और डचों के लिए भी पॉइंट है, और फ्रांसीसियों के लिए भी कुछ सिंबल दे रखा है, पुर्तगालियों के लिए दे रखा है, और डेनिस के लिए भी दे रखा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर मैप चूँकि बहुत साफ नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं कि राजाओं के मन में यह आशा थी कि उनके राज्य का खजाना बढ़ेगा, और जब यहाँ पर जैसे दूत आते थे राजाओं को खुश करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें लाते थे, तो कहीं ना कहीं बादशाहों को लगता था कि हमारा जो धन है इनके आने से क्या होगा, बढ़ेगा। उनको क्या पता था कि आगे आगे जो 50 सालों में क्या होने वाली है, पूरी सत्ता ही पलट जाएगी। तो आगे देखते हैं कि करों में छूट देने से उनके राज्य में ज़्यादा व्यापार आकर्षित होगा और राज्य खूब फले फूलेगा। ऐसा कौन सोचते थे, तो भारत के जो बादशाह थे वो सोचते थे, इससे और अधिक क्या होगा, कर हमें टैक्स मिलेगा। आगे है हिंदुस्तान के राजाओं के मन में यूरोपियन व्यापारियों की तरफ से मिलने वाली धमकी का असर भी था। पुर्तगाली नौसेना का मुकाबला दूसरे, अब ये धमकी किस बात को देते थे, क्योंकि इनकी जो नौसेना थी वो बहुत अच्छी थी, इसलिए यहाँ पर दिया गया है कि पुर्तगाली नौसेना का मुकाबला दूसरे यूरोपीय देशों की सशक्त नौसेना ही कर सकती थी, और हिंदुस्तान के जहाज़ों को पुर्तगालियों के खतरे से सुरक्षा की जरूरत थी। अंग्रेज, फ्रांसीसी व डच कहते थे कि व्यापार की छूट देंगे तभी हम हिंदुस्तानी जहाज़ों की सुरक्षा की गारंटी देंगे। तो ये इस प्रकार की क्या थी, धमकी भरी बातें भी बादशाहों को मिलती थी। तो कहीं ना कहीं वो उनसे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा झुक गए, और फिर झुक गए तो उनको व्यापारी जो आए उनको लाभ
मिलता गया। नहीं तो मौका आगे है, नहीं तो मौका मिलने पर उन्हें लूट और डुबोया जाएगा। तो ये थी उनकी धमकियाँ। आगे है, इन नीतियों व स्थितियों का फ़ायदा उठाकर यूरोप के व्यापारियों ने हिंदुस्तान में व्यापार से खूब लाभ कमाया। उन्हें कई कर टैक्स न देने की छूट भी मिल गई। ज़मीन खरीद कर उन्होंने अपने गोदाम, घर, बंदरगाह और अपने अपने किले भी बना लिए। अब यहाँ पर कुछ और जानना है, कुछ और दिया है। यूरोपियों द्वारा मसालों का प्रयोग स्वाद के लिए नहीं बल्कि मांस को सड़ने के लिए बचाने के लिए भी किया जाता था। एक किस्म से प्रिजर्व करने के लिए क्या है, उन्होंने जो स्पाइसेस हमारे वो उसका इस्तेमाल उन्होंने इस काम के लिए किया। आगे है, जिससे मांस क्या है कई दिनों तक क्या है सुरक्षित रहता था। आगे है, पुर्तगाली, इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड आदि यूरोपीय देशों का क्षेत्रफल जो है जनसंख्या व संसाधन भारत के एक प्रांत उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल जनसंख्या व संसाधनों की तुलना में कम है। ये देश भारत से हजारों किलोमीटर की दूरी पर था। इन सब के बावजूद ये यूरोपीय देश भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। आगे है, जिस समय यूरोपीय देशों में तकनीक विकास जैसे घड़ी, छपाई के लिए प्रेस, बंदूक आदि बनाए जाते थे, उस समय हमारे देश के शासक इससे अनभिज्ञ व अपरिचित थे। आगे है, धनी व्यापारियों ने पैसा उधार देने के लिए बैंक की स्थापना की। इसके लिए वे शुल्क लेते थे जिसे ब्याज कहते थे। लोग अपना धन जो है बैंकों में सुरक्षित रखते थे। पहला बैंक जो है इटली वासियों का था। 17वीं शताब्दी में लंदन तथा आम्स्टरडम बैंक व्यवस्था वाले सबसे महत्वपूर्ण बने। आज यूरोप के समस्त देश जो है यूनियन में संगठित हो गए हैं और आर्थिक रूप से एक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर बताना है कोलंबस ने। आगे है, भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। हाँ, किस यंत्र के आविष्कार से लंबी यात्राएं आसान हो जाती थी? वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? हॉलैंड का था। और मुगल बादशाह के दरबार में आने वाला प्रथम राजदूत जो था वो हॉकिंस था। और यहाँ पर जो कुतुबनुमा जो था वो लंबी यात्राएं आसान करता था, क्योंकि उससे क्या है दिशा पता चलती थी कि कौन सी दिशा किस तरफ है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।